आदाब, नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने देखा होगा कि भारतीय राजनीति में बस उधर तोड़ उधर फोड़ चल रहा है। उसकी पार्टी को तोड़ो, उसके पार्टी को तोड़ो, उसके एमएलए को लाओ, उसको उधर से लाओ, उधर से लाओ। किसी ज़माने में जो है भारतीय राजनीति में एक बड़ा माकूला था कि आया राम हो गया राम। तो उस वक्त जो है लोग मंत्री पद के लालच में या सरकार में जाने के लिए अपना पाला बदल ले, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, आज इधर कल उधर। वो कहा जाता है कि यार राम कोई था हरियाणा में, वो 2 दिन में 3 बार पाला बदला। उसी के नाम पे आया राम गया राम आया भी है। गया लाल शायद नाम था उनका। हालांकि उसके बाद राजीव गांधी ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया कि 1/3, उसमें एक प्रोविज़न रख दिया कि 1/3 मेंबर अगर टूट के जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ में कवर नहीं होंगे। नतीजा है कि उसके बाद शुरू हो गया 1/3 तोड़ना। किसी भी पार्टी को 1/3 मेंबर को तोड़ दो तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। उसके बाद फिर ये कानून बना कि नहीं, ये तो बड़ी आसानी से इस कानून का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। तो फिर बनाया गया कि नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ को और मजबूत किया जाए। 2/3 बहुमत से जब किसी पार्टी से एमपी या एमएलए टूट के जाएगा तब उस पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। अगर उससे कम जाता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लागू हो जाएगा। तो 2/3 तो बड़ी संख्या है। अगर 100 है तो उसमें तो काफ़ी एमपीज चाहिए आपको तोड़ने के लिए। अब जैसे ममता बनर्जी की 28 एमपीज है, उनके 20 जो है वो खिसक लिए तृणमूल कांग्रेस से, और ठीक वही संख्या है 2/3। ना एक कम होगा तो लागू नहीं हो, लागू हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ, और न बहुत ज़्यादा। जितनी 2/3 चाहिए, 20 तो 20 ही तोड़े, एकदम कैलकुलेशन करके। दूसरी तरफ उधर शिवसेना में देखा जा रहा कि 9 एमपी है, तो उसमें से भी 6 टूटने की बात आ रही है। और चूंकि रूलिंग पार्टी का स्पीकर होता है तो फेयर नहीं होता। अब ये भी, हालांकि ओम बिरला ने कहा कि हम दोनों पक्ष को सुनेंगे, ये खाली एक फॉर्मेलिटी है। क्या एक नई पॉलिटिकल पार्टी जिसका कभी किसी ने नाम नहीं सुना, उसमें विलय हो गया जी, जिसका न एक एमपी, न एक काउंसलर, न एक एमएलए। इस तरीके की पॉलिटिकल बैंकरप्सी जो है, और इसमें तृणमूल कांग्रेस से देखिए कि 3 मुस्लिम एमपीज जो है वो तृणमूल को छोड़ा और बीजेपी के साथ गए हैं। उसमें यूसुफ पठान भी है। यूसुफ पठान एक एमएलए का भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। उनको ममता बनर्जी ने जो बुलाया, उनको एमपीज का टिकट दिया, और ऐसे जगह से दिया टिकट जहाँ पे मुसलमानों की बड़ी संख्या थी, और वो कांग्रेस के बड़े नेता को हराकर विजयी हुए। और 2 अन्य मुस्लिम एमपीज जो है, ये जहाँ गए हैं या जहाँ समर्थन कर रहे हैं, वहाँ मुसलमानों की क्या हैसियत है। मुख्तार नकवी को मिस्टर मोदी ने जो है अपनी कैबिनेट से निकाल बाहर किया, जबकि वो बीजेपी के बहुत वफादार, हर बात में उसका सपोर्ट करना, खास के मुस्लिम इश्यूज पे। और दूसरे शहनवाज हुसैन,
वो 10 साल से उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। हर साल होता है कि उनको वहाँ से टिकट दिया जाएगा, वहाँ से टिकट। अब बीजेपी कहती भी है कि ना मेरे को मुसलमान वोट की ज़रूरत है और किसी भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया ही नहीं। और ये लोग वैसी पार्टी का जाके समर्थन करते, क्या इनका भविष्य? क्या समझ रहे हैं कि यूसुफ पठान की मेरे को बीजेपी पावर टिकट दे देगी अगले 2029 के इलेक्शन में, या 2 अन्य एमपी गए? अगर ये 3 मुस्लिम एमपी सपोर्ट नहीं करते तो 20 से वो 17 पे चले आते और एंटी डिफेक्शन उस पर लागू हो जाता, तो वो 17 जाते ही नहीं डर से। लेकिन इस यूसुफ पठान होता था, 2 अन्य, एक मिस्टर खान है, कोई रहमान, तीनों के जाने से एक बहुत बड़ा कारण रहा है ममता बनर्जी के हारने का कि बीजेपी वाले ममता को तुष्टीकरण, अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम का समर्थन करती, मुस्लिम का समर्थन करती। और ये मुस्लिम एमपी दगा दे के, धोखा दे के, यूसुफ पठान के पिता जो हैं मुअज्जिन, मस्जिद में जो अज़ान देते हैं, अब पता नहीं क्या करते हैं, मेरे को नहीं पता। खुद यूसुफ पठान अपने आप को बड़े धार्मिक तरीके से रहते। इन पे भी इल्ज़ाम है कि बड़ौदा में जो है कहीं पे ज़मीन कब्ज़ा किया हुआ। और कल ही परसों ये रिपोर्ट आई कि यूसुफ पठान ने जो है कहीं पे कब्ज़ा किया हुआ और कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसे खाली कीजिए, नहीं उस पर तगड़ा जुर्म। यानी अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज़ करके वो डराया होगा सरकार ने, तुम बीजेपी का समर्थन करो ना तो कोर्ट जेल में जाओगे। और दोनों की स्थिति क्या है वो थोड़ा भी क्लियर नहीं। लेकिन ये सब कल्चर अब डेवलप हुआ। पहले सरकारें आती थी, बनती थी, गिर जाती थी, ये एक अलग चीज़ है। किसी ने समर्थन लिया, समर्थन ने वापस कर दिया। लेकिन ये क्या कि हर पार्टी से 2/3 तोड़ दो। पश्चिम बंगाल से 2/3 एमएलए तोड़ दिया, 2/3 एमपी तोड़ दिए। अब महाराष्ट्र से आ रहा है कि शिवसेना के 2/3 है। उससे पहले तो तोड़ फोड़ होते रहे। वो मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, पहले मणिपुर में डरा के, धमका के, बाय हुक एंड बाय क्रुक इलेक्शन भी होता है तो लगता है कि बस जो है एक फॉर्मेलिटी होती है। लगेगा कि भाई मुकाबला तगड़ा होगा और रिजल्ट आता है तो वन साइड। क्योंकि जब भी कहीं इलेक्शन होता है तो अगर किसी को भारी बहुमत आए तो पहले से अंदाज़ा होता है जनता के मूड का, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था किसी एक पार्टी के पक्ष में भारी तादाद में लोग उसके समर्थन में, कहीं भी ना। महाराष्ट्र में भी लग रहा था कि तगड़ा मुकाबला होगा, हरियाणा भी लग रहा था कि कांग्रेस आ जाएगी, बिहार में लग रहा था कि तगड़ा मुकाबला होगा जी। लेकिन इन तमाम जगहों पे, पश्चिम बंगाल में लोग कह रहे थे ममता बनर्जी आ जाएंगी, नहीं तो दोनों के बीच में तगड़ा मुकाबला। लेकिन रिजल्ट आ रहा वन साइडेड। ये इलेक्शन के पहले तो ऐसा नहीं दिख रहा था कि जो है बंगाल के सारे लोग किसी एक पार्टी के पक्ष में हैं, या बिहार में लोग
किसी एक गठबंधन के पक्ष में हैं या हरियाणा में लोग किसी एक पार्टी के पक्ष में हैं, लेकिन रिजल्ट आ रहा है एकदम उल्टा। महाराष्ट्र में देखिए, इतना तगड़ा मुकाबला वहां लोग बता रहे थे, और जब चुनाव रिजल्ट आ रहे हैं तो वन साइडेड। जहां जहां इलेक्शन जीता है बीजेपी ने, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार का गठबंधन हो, चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, वहां देखिएगा रिजल्ट वन साइडेड है। लेकिन ना चुनाव से पहले कोई ओपिनियन पोल ऐसा बताया, और न ही पब्लिक मूड से ऐसा जाहिर हुआ कि नहीं भाई किसी एक पार्टी की हवा चल रही है या किसी एक गठबंधन। तो ये अजीब भारत में राजनीतिक अजीब किस्म का दौर चल रहा है। कहाँ ले जाएगा? क्योंकि किसी भी राष्ट्र के मजबूत और डेवलप होने के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जरूरत है। बगैर उसके नहीं होगा। आप तोड़ फोड़ उधर से ला रहे, उधर से जोड़ रहे, उधर से इलेक्शन किसी और पार्टी के ऊपर दिया। अब तो कानून ऐसा बनाना चाहिए कि जो अपने पार्टी को छोड़ना चाहता है वो दोबारा जाके चुनाव लड़े, जिस पार्टी में वो जा रहा है उसके सिंबल पे दोबारा चुनाव लड़े। एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई फायदा नहीं। पहले 1/3 तोड़ते थे, अब 2/3 तोड़ रहे। तोड़ नहीं है तो कुछ भी तोड़ दे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या 28 एमएलए एमपी में से जो है 20 तोड़ दिया, 9 में से 6 तोड़ दिया, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। इसका एक ही उपाय है कि जो अपने किसी सिंबल पे जीतता है, अगर उससे हटना चाहता है या उसे छोड़ना चाहता है तो ठीक है, त्याग पत्र दे, और जिस नई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहा है उस पर जीते। कि क्या ये 20 एमपी जो है, जो नई पार्टी ज्वाइन किया है, क्या उसके सिंबल पे वो चुनाव लड़ सकते हैं? उनकी इतनी हिम्मत है? बिल्कुल नहीं। यूसुफ पठान एज ए क्रिकेटर, उनकी बहुत क्रेडिबिलिटी थी, अच्छे बहुत क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सारी अपनी इज्जत जो है गंवा दी। आज हर आदमी जो कह रहा है कि इसने अपने वकार को जो है बेच दिया। बहरहाल ये जो सिचुएशन हालात हैं, ये तोड़ फोड़ के उसको मिला लो, उसके ला लो, उसके में एमपी तोड़ दो, उसके मिले तोड़ दो, तो कोई भी विपक्ष में तो मतलब विपक्ष का रोल ही खत्म कर देना एक तरह से। ममता बनर्जी के 80 एमएलए थे, 60 उसके तोड़ दिए। मतलब बताइए, 28 एमपी थी, 20 तोड़ दिए, शिवसेना को तोड़ दिया। तो हर जगह जो है एक दहशत, एक वहशत। बहरहाल मतलब ये एक लोकतांत्रिक जो पद्धति है उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई। इसमें मॉडिफिकेशन और रिफॉर्म की जरूरत है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अदरवाइज ये इस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। खाली चुनाव जो है एक ढकोसला रह जाएगा। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं चुनाव पे, पैसे की बर्बादी, इसका कोई मतलब नहीं। फ्री एंड फेयर चुनाव ना हो, नेताओं की कोई क्रेडिबिलिटी ना हो, नेता का कोई दीन ईमान ना हो, तो ऐसे चुनाव से क्या फायदा? आज जीत रहे हैं किसी और सिंबल पे, कल को कहीं और जा रहे हैं। इसलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे भी जो है सुधार करने की ज़रूरत है, और साथ साथ ये एंटी डिफेक्शन लॉ ही को ख़त्म कर देना चाहिए, और एक सीधा और सिंपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये व्यवस्था कर दे कि कोई भी एमपीस जिस सिंबल पे जीतता है या जिस पार्टी से जीतता है, अगर उसको छोड़ता है तो दोबारा चुनाव लड़े। तभी किसी पार्टी के अंदर सिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। नहीं तो फिर वही
उधर तोड़ उधर जोड़ उधर ये। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि, लेकिन उम्मीद तो है नहीं कि आने वाले वक्त में कोई सुधार हो पाएगा। जब तक ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ा नहीं किया जाता तब तक हालात बदलने के आसार नहीं। देखिए आगे क्या होता है, उस पर नज़र रहेगी। आज इतना ही। थैंक यू।